Good morning, everyone. Good morning, Shivani. Good morning, Tanu. Good morning, Danu. Krishna. And good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. Good morning, Madhu. Good morning, Diksha. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वर्कशीट कर ली सभी ने? बोलो। ठीक है, अरे सारे ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो करने चाहिए ना। ये है कि जब दिया गया है काम तो उसके लिए आपको थोड़ी देर बैठना है निकाल के, ठीक है। एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। उत्तीर्ण आपने किए हैं? ठीक है। और तृष्णा प्लीज रेगुलर रहो। आप एक दिन आ रहे हो, एक दिन नहीं आ रहे हो। हाँ, कुछ नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो कल जो हम फर्स्ट जो इसकी मैंने पहले वाली वर्कशीट दी थी आपको परसों, उसके 3 क्वेश्चन रह गए थे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका कौन सा था? ये वाला रह गया था ना, सर्कल वाला। इसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, ठीक है। एंड A, B और C पॉइंट्स आपको दिए थे। तो C वाला जो है वो R/2 डिस्टेंस पे है सेंटर से। और A वाला जो पॉइंट था वो आपका बिल्कुल सरकमफेरेंस पे, और B वाला भी सरकमफेरेंस पे है, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि भाई इनके लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, तो क्या किया भाई, इसका आंसर बता दो जल्दी से। कल एक्सप्लेन तो कर ही दिया था मैंने। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी लोग बताओ। अरे किसी ने नहीं किया क्या? ये कल तो बता दिया था मैंने। अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है मेरे को। कामिनी आपने नहीं किया क्या? क्यों नहीं किया? कल जब एक्सप्लेन कर दिया था मैंने तो। देखो, ये वाला जो इसका आंसर है वो सी करेक्ट होगा, ठीक है। VA इज इक्वल टू VB एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन
VC। ठीक है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, V इज इक्वल टू R टाइम्स ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और जो आपका रेडियस है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या देता है, लीनियर वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो V इक्वल टू R ओमेगा होता है। एंड मैंने आपको बताया था कि लाइक जब भी कोई रिजिड बॉडी यहाँ पर रोटेशनल मोशन में है तो उसके सारे पार्टिकल्स सेम एंगुलर वेलोसिटी पे होंगे। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो अगर सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, एंड वो किस पे डिपेंड करेगी, अगर ये चीज को हमने फिक्स कर दिया है या कांस्टेंट कर दिया है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा वो, यानी कि जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी। तो A और B पॉइंट आपके सबसे ज्यादा दूर है सेंटर से, यानी कि इन दोनों की जो है ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो C वाला पॉइंट है, क्योंकि C वाला पॉइंट R/2 डिस्टेंस पे है और A वाला और B वाला पॉइंट R डिस्टेंस पे यानी कि रेडियस पे। तो VA और VB जो है वो बराबर हो जाएंगे और इन ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगा या जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किससे, C पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी से। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। वही प्रीवियस वर्कशीट के दो क्वेश्चंस और रह गए थे, तो 24 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे सीरीज पता नहीं कौन से, लेकिन इसमें जो है 24 लिखा है। ठीक है, तो ये था कि पॉइंट masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass। ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉड है इस तरीके से और इस पर m1 और m2 masses को रखा गया है। ठीक है, और ये इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, L के बराबर है। ठीक है, और ये जो रॉड है इसकी जो इसका जो मास है वो आपका नेग्लिजिबल है, लेकिन पॉइंट मासेस m1 और m2 यहाँ पर रखे गए हैं। और ये लिखा है कि द रॉड इज सेड टू बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। तो यहाँ पर एक इसका एक्सिस है जो कि इसके ठीक परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या है, ये घूमेगा, इस तरीके से घूम रहा है। और द पोजिशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ओमेगा नॉट से घुमाते हैं जो कि आपकी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहां पर क्या है कि जो पॉइंट P की पोजीशन है वो कितनी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपसे बोली है। तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट है और इन्होंने इस वाले डिस्टेंस को कितना मान रखा है, x माना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, L-x हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको दी हैं, किया है किसी ने ये वाला? जल्दी बताओ। बताओगे? नहीं, देखो क्या है कि ये बोल रहे हैं कि आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपका मिनिमम रहना चाहिए इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो बीच में से ये कह रहे हैं कि पी पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई पी पॉइंट जो है जहां पे आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, ये कहाँ से पास होना चाहिए कि सो दैट इसमें वर्क रिक्वायर्ड जो हो वो आपका मतलब मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ हो, यानी कि आपको वो वर्क डन निकालना है जो ओमेगा नॉट पे हो, यानी कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कंडीशन पॉसिबल होगी ये तभी पॉसिबल होगी जब पी आपका पास करेगा, व्हेन पी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर पी पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तभी जो है ये वाली कंडीशन जो आपको दी गई है वो फुलफिल होगी। क्या फुलफिल होगी, कि द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum। यानी कि घुमाने के लिए मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ये तभी कर सकते हैं जब ये पी पॉइंट जो है या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसका सेंटर ऑफ मास से पास होगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ से पास होगा। अब आपको क्या पता है कि
अब आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकाल सकते हो, बताओ। बोलो भाई, निकाल सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोल दो कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ बोलना ही नहीं है। देख लो यहाँ पर कैसे होगा ये। देखो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास से अगर पास करेगा, तो कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में आपका, मतलब ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के जो लेफ्ट साइड में आपका मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा, वो आपके पी पॉइंट के राइट साइड के मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। बिकॉज जब आप वो कैलकुलेशन करते हो, कौन सी वाली, सेंटर ऑफ मास की, तो आप उसमें कैसे करते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये सब करते हो। ठीक है। तो टोटल मास तो देखो यहाँ पर m1 प्लस m2 ही रहेगा, या मतलब जो भी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि पॉइंट पी का जो लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास का मतलब साइड है, वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेंटर से पास करेगा इस रॉड के। तो इसको हमने क्या माना कि ये m1 x1 मतलब ये लेफ्ट साइड वाला x हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 मास हो जाएगा, और राइट साइड की जो लेंथ है यहाँ पर वो आपकी l माइनस एक्स के बराबर दी है। ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर m1 x इज इक्वल टू m2 l माइनस m2 x। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और उसके बाद फिर m1 x प्लस m2 x इज इक्वल टू m2l। ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो m1 प्लस m2 जो है वो कॉमन हो जाएगा। और ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास मतलब x की वैल्यू। और अगर आप वैसे भी करते, x सेंटर ऑफ मास वो कितना होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। तो m1 हो जाता, और x1 की वैल्यू x है यहाँ पर, और m2 की वैल्यू m2 ही है, और ये l माइनस एक्स हो जाता, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। तो ये कितना हो जाता, m1 x प्लस m2l माइनस m2 x। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिर आपको m2x के बारे में नहीं पता है। ठीक है। तो आपको लाइक उसको मिड पॉइंट ही कंसीडर करना पड़ेगा, कि मिड पॉइंट पे जो आपका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है, तो तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि काफी सारे वेरिएबल आ गए, क्योंकि m1 और m2 भी हमें पता है कि भाई वो अलग अलग है, भले ही x यहाँ पर सेम है। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, उसको लाइक सेंटर ऑफ मास या फिर जो इसका सेंटर है इस रॉड का, उसको कंसिडर कर लेंगे कि हमने ऐसा मान लिया है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे लाई करेगा, ये आपके रॉड के सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है। तो उससे जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका जो सेंटर ऑफ मास है, वो आपका राइट हैंड साइड वाले सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड पे जितना मास है,
वो आपके राइट साइड पे बराबर हो जाएगा। एंड ये दोनों बराबर रखने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एंड अब इसका लास्ट लास्ट नहीं, एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं। तो 33rd नंबर का क्वेश्चन है ये। अ फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, एक फोर्स दिया है, इज एक्टिंग एट अ पॉइंट R। ये पोजीशन वेक्टर दिया आपको 2i कैप -6j -12k कैप। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दी है और ये बोला है कि भाई अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है जब यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका कंजर्व रहता है। ठीक है, यही पूछे ना। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ओरिजिन के अराउंड जो है वो आपका कंजर्व अगर रहेगा तो यहाँ पर जो है आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ, जो आपको कंडीशन यहाँ पर यूज करनी है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जो है कंजर्व होने का मतलब है अबाउट द ओरिजिन। इसका मतलब ये कि जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है कि भाई एक्सटर्नल टॉर्क जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तब तक हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है। तो एक्सटर्नल टॉर्क की जो वैल्यू है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगी। और टॉर्क का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू आप क्या करोगे, जीरो के बराबर रखोगे। तो ये आपको आर का वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको एफ का वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे एंड क्रॉस प्रोडक्ट में फिर ये अल्फा कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे वही इस तरीके से जब आप करते हो तो आर क्रॉस एफ निकालोगे, उसमें फिर क्या होगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं अल्फा आ रहा होगा और उस पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर रख दोगे तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना और फिर इसका आंसर मेरे को बता देना। ठीक है, क्लियर हो गया है वाला। ठीक है, तो ये मेरे को अभी ग्रुप में भेजोगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और नोट कर लिया तो अच्छी बात है। फिर लास्ट क्वेश्चन है पुरानी वाली जो वर्कशीट थी उसका, कि a bob of mass m attached to an inextensible string of length l is suspended from a vertical support। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर कोई वर्टिकल सपोर्ट इस तरीके से है एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग से एक बॉब को टांगा गया है, लाइक एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका जो मास है वो स्मॉल एम दिया हुआ है आपको। और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ये स्ट्रिंग जो है वो अपने आप से नहीं खींच सकता। ठीक है, उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं आएगा। द बॉब रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड अबाउट द वर्टिकल सपोर्ट। ठीक है, तो बॉब जो है बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये आप मान सकते हो इस तरीके से ये इधर की तरफ मतलब ऐसे करके चक्कर लगा रहा है। हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है मतलब। ठीक है, ऐसे मान लो आप, या हॉरिजॉन्टली जो है इसको घुमाया जा रहा है। और उसके बाद जो है अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि जहां से ये लटका हुआ है वहां से ये बोल रहे हैं कि वहां क्या क्या चीजें होंगी। कि पहला है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज होगा मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में नहीं, या फिर डायरेक्शन में चेंज होगा मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, या फिर दोनों ही चेंज होंगे उसके। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये बेसिकली ये जो घूम रहा है ना ये बॉब, तो ये कैसे घूमेगा, लाइक इस तरीके से ये जो है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो मतलब। ठीक है, कैसे घूमेगा। ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है कि एंगुलर मोमेंटम जो है डायरेक्शन में चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा।
अब मैग्नीट्यूड में चेंज इसलिए नहीं होगा बिकॉज हम कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सटर्नल टॉर्क अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी उसकी एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। और डायरेक्शन भी इसलिए चेंज हो रही है बिकॉज सॉरी, ठीक है, ये तो आपका टॉर्क था। एंगुलर मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला भाई बताओ, याद है किसी को एंगुलर मोमेंटम? बताओ। MVR, अच्छा। मैंने तो नहीं बताया था वैसे एंगुलर मोमेंटम MVR होता है। R/P, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि चलो MVR लिखो या R×P लिखो, ठीक है। RP साइन थीटा भी होता है, या इसको आप अगर P को आप MV लिख दोगे तो ये हो जाएगा MVR के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जब बॉब आपका यहाँ पर बार बार ऐसे सर्कुलेट कर रहा है तो वेलोसिटी अगर भले ही उसकी कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो इस वजह से यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होगी, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं एंड अब नेक्स्ट वाली जो वर्कशीट दी थी मैंने उस पर चलते हैं जो कल दी थी। तो अब थोड़े आंसर्स बता देना अपने आप भी। पहला है a rigid body is said to be in partial equilibrium only if, क्या होगा इसका, इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। बताओ। बताओ भाई, इजी सा क्वेश्चन है तो। सी होगा, ठीक है। तो सी देखो इसलिए होगा ये वाला क्योंकि इसने बोला है कि भाई पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहती है इसका मतलब है कि उस पे एफ एक्सटर्नल पूरा जीरो होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, और साथ में टॉर्क जो है वो एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तब आपका जो ऑब्जेक्ट है या रिजिड बॉडी है वो कंप्लीट या प्योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है वो क्या गया, पार्शियल, पार्शियल मतलब आधा, ठीक है, यानी कि पूरा जो नहीं है उसे हम पार्शियल बोलेंगे। तो पार्शियल का मतलब ये है कि या तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम होता है इसे कहते हैं हम ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ये वाला जो है ये आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो पार्शियल का मतलब है कि या तो ये हो या फिर ये हो, और या मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, तो इसका मतलब है कि वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, और अगर दोनों होंगे तो मतलब टोटल इक्विलिब्रियम में या प्योर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, दे आर नॉट बैलेंस्ड। तो ये ध्यान रखना। सेकंड वाला बता दो, ये भी इजी से ही है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अभी मैंने इसका आंसर तो बता ही दिया है। क्या होगा? सी। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो भाई, ध्यान से। सी वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करिए उसमें, ठीक है। बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो अभी तो मैंने बताया कि ये वाला आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, टाउ एक्सटर्नल जीरो। अगर टाउ आपका जीरो होगा पूरी बॉडी पे, नेट फोर्स जो एक्सटर्नल रोटेटिंग फोर्स जो लग रहा है, टॉर्क जो लग रहा है, वो अगर जीरो होगा तो आपका ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर दोनों होंगे तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी पूरी रिजिड बॉडी, और अगर खाली एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है। तो ऐसे करना है ये। अंजलि भाई, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का?
अंजलि, लेट हो गई तो फिर क्या फायदा था आने का, बाद में देख लेना था। तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2, and F3 represent three forces acting along sides AB, BC, and CA. If the total torque about O is zero, then the magnitude of F3 is. किया है किसी ने ये वाला? ए, ठीक है, ये बताया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो F3 की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 हो जाएगी। अब देखो ये हुआ कैसे, क्योंकि इसमें ये बोला है कि पहली चीज ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ओ इसका सेंटर है। ठीक है, तो लाइक मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो इधर जो फोर्स है आपका F2 फोर्स है, और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो आपका F1 फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपका F3 है, और ये B, C, और ये A, और A O इसका सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपसे बोला है कि भाई F1, F2, F3 जो है वो थ्री फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं along sides AB, BC and AC respectively। ठीक है, if the total torque about O is zero, अगर टोटल टॉर्क यहाँ पे जीरो होता है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो बात हो रही है पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है, समझ आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे हैं पूरे ट्राइंगल की कर रहे हैं कि लाइक इस पे हमें टॉर्क जो है वो जीरो रखना है। ठीक है, टॉर्क जो है वो जीरो रखना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारे फोर्सेस को आपने क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपका नीचे की तरफ F1 है, यहाँ पर F2 है, और ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीचे इधर की तरफ आपको F1 दिख रहा है, ये आपका नीचे की तरफ है। तो लाइक अगर मैं इसको इधर की तरफ ऐसे करके बना लेता हूँ, और इधर की साइड आपका क्या है, F2 फोर्स है। ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया, और F3 जो है वो आपका इधर की तरफ है। ठीक है, F3 जो है वो यहाँ पर इधर की तरफ है। कहाँ गए ये, 37। ठीक है, तो अब मैं लाइक आपको एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बता देता हूँ जो आगे के कुछ क्वेश्चंस में भी यूज होना है। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो मैं आपको एक लाइक ये मान लो। ठीक है, ये जो है ना लाइक ये आप समझ सकते हो कि इसे हम बेसिकली एक लैंग्वेज में बोलते हैं, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, बीम का मतलब होता है कि लाइक हॉरिजॉन्टली कुछ भी आपने यहाँ पर सरफेस बनाया है जिसपे आप लोड को डालोगे। ठीक है, तो लाइक जब आप कोई भी नया घर बनाते हो तो उसमें आपने कॉलम, बीम, पिलर इन सब के टर्म्स के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। तो बीम क्या होता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो आप बनाते हो ना, हॉरिजॉन्टल लोड लेने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसे आप बीम कहते हो। तो ये लाइक एक हॉरिजॉन्टल बीम है जिसको मैंने दो सपोर्ट्स, ठीक है, S1 और S2, ये दो टाइप के सपोर्ट्स है जिसपे मैंने इसको रखा हुआ है इस पूरे बीम को। अब मैं अगर मान लो यहाँ से क्या है, एक कोई लोड लगाता हूँ इस पे। ठीक है, और ये जो लोड मैंने लगाया ये मान लो F1 के बराबर है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है इस वाले S1 सपोर्ट से वो मान लो x के बराबर है, और S1 और S2 के बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस है पूरा, ये सपोज y के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज होता है, या उसे मोमेंट भी बोलते हो आप।
ठीक है, बेंडिंग मोमेंट भी उसे बोला जाता है। तो मोमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक यहाँ पर अगर आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, लाइक अगर मान लो आप S1 पर, टॉर्क भी बोल सकते हो उसको, मोमेंट भी बोल सकते हो, तो S1 पॉइंट पर अगर आप यहाँ पर मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो जो मूवमेंट होगा, और एक चीज आपने ये ध्यान रखनी होती है, आपने ये भी चेक करना होता है कि कौन सा वाला मूवमेंट यहाँ पर क्लॉकवाइज है और कौन सा वाला एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो यहाँ पर अगर ये F1 फोर्स लग रहा है, तो F1 फोर्स अगर हम यहाँ S1 सपोर्ट से देखेंगे, तो ये इस बीम को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस पर ये अगर मूवमेंट देगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से देगा। ठीक है, मतलब अगर ये S2 सपोर्ट नहीं होता और F1 खाली लग रहा होता, तो ये इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अगर मान लो ये F1 नहीं होता और खाली S2 लग रहा होता, तो ये S2 क्या करता, मतलब S1 को अगर हम फिक्स कर देते तो S2 क्या है, ऊपर लेके जाता है इस बीम को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को मोमेंट अबाउट S1 लेना है, ठीक है, मोमेंट या टॉर्क भी बोल सकते हो, मोमेंट अबाउट S1 पॉइंट अगर आप ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो पहली जो है वो आपकी F1 है, और F1 इंटू S1 से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, F1 की x के बराबर है। तो ये आपकी पॉजिटिव हो गई, बिकॉज ये क्लॉकवाइज मूवमेंट था। उसके बाद माइनस करोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि दूसरा वाला जो S2 की वजह से यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है, वो आपका क्या है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये आपका हो जाएगा S2 इंटू वाई। तो इसे लाइक हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। और अगर मान लो इसको क्या रहना है, इसको अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर रहना है, अगर इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर रहना है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट इस पे जितना लग रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट जितना होगा इस पे, उतना ही अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, सो दैट कि आपस में एक दूसरे को क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा से भी अगर दिमाग में घुस गया होगा तो अच्छी बात है। तो बस ये मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो लाइक अगर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए, तो वहां पे अपवर्ड मूवमेंट इज इक्वल टू डाउनवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, या क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल और भी फोर्सेस हो सकते हैं, जो कि अलग अलग डिस्टेंसेस पे हो सकते हैं। तो जिस पॉइंट से आप मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, उस पॉइंट से फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ता है कि उनके डिस्टेंसेस कितने हैं, और फोर्स को उतनी डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब चलते हैं वापस उस क्वेश्चन पे। तो हम आए थे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर फोर्सेस दिए, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। और जो क्लॉकवाइज यहाँ पर मोमेंट है, या क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए, या फिर आप बोलो कि जो आपका सारा का सारा क्लॉकवाइज है उसका जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, अगर मान लो हम क्लॉकवाइज टॉर्क लेते हैं F1 F2 और F3 की वजह से, तो इनका जो नेट टॉर्क है या जो मोमेंट है वो आपका 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, अगर मान लो हम टाउ नेट की वैल्यू निकालते हैं, या मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं F1 फोर्स की वजह से प्लस F2 फोर्स की वजह से प्लस F3 फोर्स की वजह से, तो ये जो है आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और टाउ F1 जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, तो F1 फोर्स जो है, इसमें कुछ और भी चीज दी थी क्या, साइड वगैरह भी दी है। ठीक है, तो देखो साइड इसमें नहीं दी है, तो आप जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर खुद से कंसीडर कर लो, कि लाइक यहाँ पर जो इसका मोमेंट है वो मैंने बताया आपको, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये O के अराउंड जो है मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, हम जो मोमेंट यहाँ पर निकालना चाहते हैं वो O के अराउंड निकालना चाहते हैं, बिकॉज O पर अगर नेट मोमेंट, यहाँ पर नेट टॉर्क या नेट मोमेंट जो है वो 0 होगा, तभी ये बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगी या फिर इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है ना कि भाई टॉर्क जो है वो आपका O पॉइंट पर 0 है, यानी कि O पॉइंट पे मोमेंट या फिर टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं, यानी कि ये F1 से डिस्टेंस O सेंटर का, या आप मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है, एक मिनट, ये तो साइड से रिप्रेजेंट करा है ना, देखो, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, यानी कि F3 से और F1 से और F2 से, ये सारे डिस्टेंसेस आर कंसीडर कर लिए, ये इक्वल है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अंदर के ये वाले जो डिस्टेंस होंगे इसके सेंटर से, वो भी सारे बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा F1 इंटू आर। ठीक है, F1 इंटू आर, लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा।
नेगेटिव इसलिए होगा बिकॉज ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा इस पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला भी क्या हो जाएगा, -F2r हो जाएगा। और F2r जो है, ये F2r अगर ये वाला फोर्स देखोगे तो ये भी लाइक इस तरीके से इधर घुमाने की कोशिश करेगा। और ये वाला जो F3 आपको दिख रहा है, F3 वाला जो है ये इसको क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि +F3r हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो इसकी वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है, यानी कि F1r + F2r इज इक्वल टू F3r। ठीक है, मैंने जो नेगेटिव टर्म्स थे -F1r और -F2r उसको एक साइड ले गया और F3r को एक साइड रहने दिया। तो यहाँ से r अगर आप कॉमन ले लोगे तो इस वाले r से कैंसिल हो जाएगा, और F3 की जो वैल्यू है वो आपको F1 + F2 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको F3 की वैल्यू जो है वो F1 + F2 के बराबर मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली टॉर्क या फिर आपको मोमेंट का कॉन्सेप्ट जो वो यूज करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जितने भी हैं उसका सम जो है क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, या जो मोमेंट होगा या जो टॉर्क होगा किसी भी पॉइंट पे वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, एंड वही चीज मैंने आपको यहाँ एक बीम के कॉन्सेप्ट से समझा दी। बीम का क्वेश्चन भी अभी आगे आएगा, तो वहां पर काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया सभी को, ये हमने नहीं पढ़ा था। अरे समझ आ गया ही नहीं आया, बता तो दो। ठीक है, चलो फिर अभी ब्रेक ले लेते हैं, एंड उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 8:20 से कंटिन्यू करेंगे फिर।